बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोमेटा क्या है और हम इस टॉपिक को ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में क्यों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट स्पेशली लीफ एरिया। के प्लांट में जो लीफ का आप सेक्शन लेते हैं तो ये लीफ के अंदर के सारे सेल्स हैं। ये ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, ये नीचे वाली लेयर लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कहीं कहीं स्टोमेटा होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा हैं। ये पोर्स या ओपनिंग्स या छोटे छोटे जो हैं सुराख हैं इसकी लोअर सरफेस पे। आप किसी पत्ते को पकड़ के उसको गौर से देखें, छोटे 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 डॉट्स की सूरत में ये आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये हैं जी स्टोमेटा। अब हमने इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में क्यों डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं और प्लांट्स में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन को, वाटर एंड मिनरल्स, जिसको हमने सैप का नाम दिया था, जो कि रूट से चल के स्टेम में से गुजरता हुआ पत्तों तक या लीव्स तक आता है। और इसमें जो मेन रोल था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि मेन रोल जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल का है। कि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स की सरफेस पे और मेजरली ये लीव्स की सरफेस पे से होती है, जिसकी वजह से एक खिंचाव जो है डेवलप हो जाता है ऑन द जाइलम cells of the leaf, then they are connected to the xylem cells of the stem and ultimately they are connected to the xylem cells of the root। तो ये एक खिंचाव जो डेवलप होता है पत्तों में से चलता हुआ, ब्रांचेस में से चलता हुआ, स्टेम में से गुजरता हुआ रूट तक, ये ट्रांसपायरेशन पुल जाता है, खिंचाव जाता है, जो कि पानी को खींच के ऊपर ले आता है, जैसे आप स्ट्रॉ से किसी ड्रिंक को सक करते हैं। ये बात हो गई। अब ये कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जाइलम में मूवमेंट के या ट्रांसपोर्ट के या ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस ट्रांसपायरेशन के लिए जो चीज़ मैटर करती है वो है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा खुले होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, स्टोमेटा खुले नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। इसका स्टोमेटा का ओपन होना जो है वो ट्रांसपायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई इसको कि हम डिस्कस करते हैं इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को डिस्कस करने का ये पर्पज़ है। अच्छा जी, अब ये दूसरी चीज़ हम ये देखें कि ये फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, उसको हम बाद में देखेंगे कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो इस तरह से है कि ये जो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और ये जो स्टोमा है, स्टोमेटा है, इसको स्पेसिफिक सेल्स ने कवर किया हुआ। ये आप सेक्शन में देख रहे हैं ना, तो ये आपको सर्कल शेप में नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये पूरे सेल को आप जब देखते हैं तो दैट इज़ किडनी शेप्ड, किडनी की शेप में ये सेल्स होते हैं, नोन एज द गार्ड सेल। ये जी ये इस तरह से किडनी की शेप में ये गार्ड सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, हर स्टोमेटा को सराउंड कर रहे होते हैं। अब ये कि ये गार्ड सेल्स जो हैं इनकी पोजीशन कैसी है, इनका स्टेटस कैसा है, ये किस कैफियत में है, ये चीज़ कंट्रोल करती है कि स्टोमेटा जो हैं खुले होंगे या कि बंद होंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल की कैफियत पे डिपेंड करती है। अब कैफियत से हम क्या समझते हैं कि ये दो तरह की कैटेगरीज़ में हमें मिल जाते हैं गार्ड सेल्स जो हैं। सम टाइम ये बिल्कुल ढीले पड़े हुए, पिचके हुए से होते हैं, दे आर नोन एज फ्लैसिड गार्ड सेल। जब ये ढीले से होंगे तो ये इस तरह से इनकी जो अंदरूनी दीवारें हैं, इनर वॉल्स हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं। इस वजह से ये एक दूसरे से बहुत करीब होने की वजह से ये जो अंदर ओपनिंग होती है वो बंद रहती है, खुलती नहीं है। अच्छा जी, अब ये खुलती कैसे है कि जब ये सेल्स जो हैं टर्जिड होते हैं। टर्जिड कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं, सख्ती इनमें आ जाती है, तो इनकी जो इंटरनल वॉल्स हैं, किडनी शेप वॉल्स जो हैं, ये एक दूसरे से पीछे हो जाती हैं टर्जिड होते हुए। ये इस पोजीशन पे आ जाती हैं। जब ये इस पोजीशन पे आ जाएंगी तो ये सारा होल जो है बीच में खुला हुआ होगा, स्टोमा जो है वो ओपन होगा। अब ये फ्लैसिड कब होते हैं और पिचके हुए कब होते हैं?
आप इमेजिन करें कि आप एक बैलून लेते हैं, बैलून लेके आप उसमें थोड़ी सी एयर को फिल कर लेते हैं, थोड़ी सी एयर, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी एयर, बैलून की कोई शक्ल बन जाए। तो आप उसको फिंगर्स के साथ प्रेस करके देखते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट सा, ढीला सा होता है, आराम से प्रेस हो जाता है। ठीक है, वो पोजीशन जो है दैट इज़ फ्लैसिड पोजीशन। गार्ड सेल को भी आप ऐसे ही इमेजिन करें कि दो बैलून शेप गार्ड सेल्स जब आप लेते हैं, आपने किडनी शेप बैलून, वो आप जब लेते हैं, उनको फिल करते हैं, थोड़ी सी एयर डालते हैं, तो वो अपनी इस शेप में मेंटेन नहीं आएंगे, इस शेप में नहीं आएंगे वो, बल्कि इस शेप में सीधे से रहेंगे, फ्लैसिड रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। लेकिन जैसे ही बैलून में आप बहुत ज़्यादा एयर को फिल कर देते हैं, फिर आप उसको फिंगर से प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होता नहीं है। क्या आपको फील होता है कि ये सख्त है? वो सख्ती क्या कहलाती है? दैट इज़ टर्जिडिटी, उसकी सख्ती। वो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बैलून बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फुल हुआ है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो दबाव जो है उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये कैफियत जो है ये टर्जिड कहलाती है। तो गार्ड सेल्स जो हैं, जब ये ढीले पड़े हुए होंगे, इनमें हवा तो नहीं ना, इनमें तो वाटर इनको जो है टर्जिड बनाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब कम होते हैं तो ये फ्लैसिड होते हैं। तो जब इनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होंगे, दे आर फ्लैसिड, तो ये आपस में इस तरह से क्लोज होंगी, इनकी अंदरूनी दीवारें स्टोमेटा क्लोज होंगे। जब इनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो ये टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होकर इनकी अंदरूनी दीवारें जो हैं एक दूसरे से पीछे हट जाएंगी और ये स्टोमेटा जो है ये खुल जाएगा। तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो होती है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? तो स्टोमेटा के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर द गार्ड सेल्स। और ये मल्टी सेंसरी सेल्स, मल्टी सेंसरी सेल से क्या मुराद है कि ये सेंसिटिव हैं बहुत सी चीज़ों से। कौन कौन सी चीज़ों से ये सेंसिटिव हो सकते हैं? इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लाइट इंटेंसिटी आ जाती है, फिर लाइट की क्वालिटी आ जाती है, फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आ जाता है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी आ जाती है। 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है? ये सब चीज़ें जो हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा जो है वो इन पे डिपेंड करती है। क्यों इन पे डिपेंड करती है? वो इसलिए कि गार्ड सेल्स का टर्जिड होना या फ्लैसिड होना जो है, उसके लिए गार्ड सेल्स जो हैं वो सेंसरी हैं। और इनको हाइड्रोलिक वॉल्व्स क्यों कहा जाता है? वॉल्व किसको कहते हैं? वॉल्व चीज़ होती है जी जो कि किसी चीज़ के फ़्लो को कंट्रोल करती है। आप कहते हैं ना गैस का वॉल्व बंद कर दें, पानी का वॉल्व बंद कर दें या पानी का वॉल्व खोल दें। हाइड्रोलिक से मुराद है जो चीज़ वाटर को कन्वे कर रही होती है, दैट इज़ हाइड्रोलिक। तो यहाँ पे भी ये वॉल्व्स जो हैं इनको हाइड्रोलिक वॉल्व्स का नाम दिया गया है, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। अच्छा जी, अब हमने ये देखा कि ये 5 चीज़ें जो हैं गार्ड सेल्स को फ्लैसिड या टर्जिड करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी, नंबर 2 लाइट क्वालिटी, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 ह्यूमिडिटी एंड नंबर 4 कंसंट्रेशन, नंबर 5 कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन इंटर सेलुलर स्पेसेस। ठीक हो गया जी। ये सिग्नल्स जो हैं ये मिलते हैं इन गार्ड सेल्स को, और गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाएं तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। दैट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज होता है कि इस गार्ड सेल्स कब टर्जिड होंगे कि स्टोमेटा खुल जाए, और कब फ्लैसिड होंगे कि स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाएं। तो इसके लिए 2 मेन थ्योरीज हमारे पास हैं। सबसे पहली बात जो है वो थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है, दैट इज़ स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। दूसरा क्या है? इन्फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस। मेनली ये 2 थ्योरीज हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें मौजूद होती हैं जो कि गार्ड सेल्स को टर्जिड या फ्लैसिड रखने, इन अदर वर्ड्स स्टोमेटा को ओपन या क्लोज रखने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है ये क्या है। सबसे पहले तो हम देखें कि इसके जो हैं इसको इन्वेंट करने वाली जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, ही वाज अ जर्मन बोटेनिस्ट, उनका नाम है जी H.N. मोहल। मोहल ने प्रपोज़ किया ये स्टार्च
शुगर हाइपोथेसिस। अब बात क्या है इसमें, इस हाइपोथेसिस में, कि जब हम एपिडर्मिस के सेल्स को देखते हैं, तो एपिडर्मिस के सेल्स यहाँ पे कहीं भी ड्राइंग नहीं है। एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इर्रेगुलर इनकी शेप होती है, और इनमें जो है जब हम इसका सेक्शन देखते हैं तो ये हमें ब्रिक्स की तरह से नज़र आते हैं। अब ये सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो गार्ड सेल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है। जब क्लोरोफिल मौजूद होता है तो क्या होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस होगी। अब फ़ोटोसिंथेसिस जब होगी क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। उस वाटर पोटेंशियल को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं जितने भी सराउंडिंग या नेबरिंग सेल्स हैं वहाँ से इन गार्ड सेल्स में मूव करना शुरू कर देंगे। ये गार्ड सेल्स जो हैं पानी से भर जाएंगे फुल ऑफ देयर कैपेसिटी, और ये गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिट हो जाएंगे। दैट्स इट। जब टर्जिट हो जाएंगे स्टोमेटा खुल जाएंगे। अब खुल तो गए। अब खुलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, लाइट का मौजूद होना, और जो लाइट्स फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी था, और टेम्परेचर का हाई होना भी ज़रूरी था जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बात जो कि इसके टेम्परेचर की हमने बात की है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाए तो इवेपोरेशन जो है या ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़रूरी होती है ताकि प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल रखा जाए। तो जब टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। वो क्यों? जबकि एक्स्ट्रा इनका पानी जो है वो अगर निकल गया तो ये मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। तो इतना लेवल जब पानी का एक हद तक यहाँ पे कम होगा तो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद स्टोमेटा जो है डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस होनी है तब भी बंद रहेंगे, तब भी वो खुलेंगे नहीं, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसमें से प्लांट के सेल्स में से वो इवेपोरेट होके तो इनको मुरझाने ना दिया जाए। तो बात हम कर रहे हैं कि गार्ड सेल्स में पानी के मॉलिक्यूल चले गए, ये फ्लैसिड हो गए और टर्जिड हो गए, और टर्जिड होने के बाद क्या हुआ कि स्टोमेटा खुल गए। अब जब स्टोमेटा बंद करना है, स्टोमेटा बंद कब होगा? जब इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गार्ड सेल्स इसको फील कर रहे हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी है, अब स्टोमेटा जो हैं वो बंद होने चाहिए ताकि इवेपोरेशन जो है वो यूज़लेस ना होती रहे। स्टोमेटा खुलते क्यों हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर चली जाए और फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ हो सके। लेकिन जब यहाँ पे इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड इनफ होती है तो फिर ये स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जब स्टोमेटा क्लोज़ होने हैं तो मैकेनिज़्म क्या चलता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल स्टार्च में चेंज हो जाते हैं। यहाँ से फिर ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा। ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो स्टार्च में चेंज हो गया या नेबरिंग सेल्स में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को कम नहीं कर रहे क्योंकि वो सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल नेबरिंग सेल्स से ज़्यादा हो जाएंगे। एज आ रिज़ल्ट वो वापस नेबरिंग सेल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सारे का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं नेबरिंग सेल्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये गार्ड सेल्स जो हैं दे विल बिकम टर्जिड, फ्लैसिड अगेन, और फ्लैसिड होने के साथ ही स्टोमेटा विल बी क्लोज, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। दैट इज़ अबाउट द स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। या आप देखिए कि ये स्टोमेटा जो है ये यहाँ पे हल्का सा खुला हुआ, ज़्यादा खुला हुआ नहीं है। जब स्टोमेटा ज़्यादा खुला होता है तो ये बिल्कुल जो है ओपनली डायरेक्टली इसकी शेप जो है वो ओपन नज़र आती है। तो ये डे टाइम में स्टोमेटा जो हैं वो खुले हुए होते हैं,
नाइट टाइम में बंद होते हैं। यहाँ पे ये आपको गार्ड सेल्स जो हैं वो भी एक तरह से एक ही सेल सर्कल की फॉर्म में, एक स्फीयर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जबकि ऐसे होता नहीं है। दोनों गार्ड सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। दो सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। अच्छा, अब दूसरी थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी थ्योरी जो है वो क्या है, वो पोटेशियम का इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स से क्या मुराद है, फ्लो ऑफ द पोटेशियम आयंस इन द गार्ड सेल है, वो भी गार्ड सेल से ही रिलेटेड। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी या फ्लैसिड होने पर डिपेंड करती है। तो ये जो पोटेशियम के आयंस हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स में मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। डिपेंड करता है कि प्लांट की स्पीशीज़ क्या है। किसी प्लांट में 2 टाइम्स है, किसी प्लांट में 3 टाइम्स है, डिपेंड करता है। अब ये पोटेशियम के आयंस जो हैं ये यहाँ पे जितने भी हैं नेबरिंग सेल्स में से यहाँ पे जाना शुरू हो जाते हैं। नेबरिंग सेल से यहाँ पे जो जाते हैं तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली नहीं जाते। यहाँ पे पहले भी हैं, इसके बराबर ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हेन दे विल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फॉर दैट पर्पस मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकन ऑफ एटीपी। एटीपी टूटकर इसके लिए जो है एडीपी में चेंज हो जाएंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि बाहर से पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर आए। पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जैसे ही अंदर आएंगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल के कम होने से यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉलो करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा आते जाएंगे। उसके बाद जब ये कि स्टोमेटा क्लोज करने हैं तो इन सेल्स को सिग्नल मिलता है और ये पोटेशियम के आयंस को दोबारा अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूटिलाइजिंग एनी एनर्जी उनको बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नेबरिंग सेल की निस्बत, तो अब उनको वो वापस भेज रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही पोटेशियम के आयंस जो हैं वो बाहर जाएंगे तो इसके साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बाहर आने लग जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे ही बाहर आएंगे स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे क्योंकि गार्ड सेल्स जो हैं वो दोबारा से फ्लैसिड हो जाएंगे। इनको टर्जिड बनाने के लिए जो रोल है वो वाटर मॉलिक्यूल का ही है इन बोथ केसेस। लेकिन जो शुगर हाइपोथेसिस थ्योरी है उसमें शुगर का यहाँ पे रोल होता है किस चीज़ के लिए, वाटर पोटेंशियल को कम करके इसके इनफ्लो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाने के लिए। और दूसरी जो थ्योरी है पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स की, वहाँ पे ग्लूकोज का कोई इतना रोल नज़र नहीं आता। वहाँ पे पोटेशियम के आयंस जो हैं वो एनर्जी यूज़ करते हुए अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वहाँ का वाटर पोटेंशियल कम कर देते हैं और उसको पूरा करने के लिए नेबरिंग सेल्स जो हैं वो वाटर को अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये पोटेशियम के आयंस का क्या रोल है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ब्लू लाइट से जब प्लांट्स को एक्सपोज किया जाए तो स्टोमेटा की ओपनिंग का जो सिलसिला है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज़ होता है कि ब्लू लाइट जो है दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस, और ये जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है तो एनवायरनमेंट जो है उसको एसिडिफाई कर देती है गार्ड सेल्स में, और इसके साथ साथ इसमें जो प्रोटॉन हैं वो बाहर की तरफ पंप आउट होना शुरू हो जाते हैं और गार्ड सेल्स जो हैं उस प्रोटॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अंदर जो है वो मूव कर दिया जाता है। कहाँ पे? गार्ड सेल्स में। क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो चाहे वाइट लाइट में से प्लांट्स ने यूज़ की या आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड की गई, इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बढ़ा दिया। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ाने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स थे गार्ड सेल्स के अंदर वो बाहर शिफ्ट हो गए। उस कमी को नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए पोटेशियम के आयंस जो हैं नेबरिंग सेल से अंदर की तरफ
मूव करना शुरू हो गए और उसके पीछे पीछे जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाके इन गार्ड सेल्स को टर्जिट कर देंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि डे टाइम जो है उसमें स्टोमेटा खुले होते हैं क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि यहाँ से एंटर होकर अंदर जाएगी। और उसके साथ साथ क्या है कि डार्क टाइम या रात के वक्त जो है स्टोमेटा क्लोज होते हैं क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होनी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर खामखा स्टोमेटा खुले रहेंगे तो इवेपोरेशन हो के प्लांट का पानी जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो गया है। अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसमें करेंगे। और इसके बाद बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। और प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो अगला जो टॉपिक है दैट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन से हम क्या समझते हैं, फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो रिस्पॉन्सिबल हैं जी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज या शुगर, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो सेल्स फ्लोएम के सेल्स के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसका मेकनिज़म जो है वो कैसे चलता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। जैसे आज ये छोटा सा लेक्चर था वो भी छोटा सा ही लेक्चर है। तो आप लोगों से कहना इस वक्त ये है कि जितने भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं इनको साथ साथ कवर करें। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिर जो टॉपिक्स हमारे थोड़े बहुत रह गए हैं उनको हम साथ कर लेंगे। अब ट्रांसपोर्ट इन द एनिमल्स जो है उसी में से कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे। और फिर ये कि आप लोगों के टेस्ट मैंने साथ साथ लेने हैं। अभी से पूरा वीक है आपके पास, डट के रिवाइज़ करो अच्छे तरीके से और ताकि आप नेक्स्ट वीक में टेस्ट देने के काबिल हो। जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं उनको एक पेपर के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस में आप नोट कर लें और नेक्स्ट वीक जब आएँ तो पूछ लें। इन द मीन वाइल आप इस वीक में भी कुछ पूछने के लिए आना चाहें तो मैं कॉलेज में मौजूद हूँ। मैंने तो डेली जाना है क्योंकि हमारे लिए कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो आप लोग आ जाया करें और आके आप लोग पूछ लिया करें। ठीक है जी। आज नहीं हूँ मैं कॉलेज में, कल से इंशाल्लाह ताला मैं मौजूद हूँ। आप लोग जिस वक्त चाहें जब चाहें आ जाएं, किसी के साथ आ जाएं और विदाउट यूनिफॉर्म आएँ इस वीक में और आके डिस्कस करके पूछ के आप लोग अपनी अम्मी या बहन जिसके साथ भी आते हैं आप फिर वापस चले जाएं। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला जो भी आपका टाइम टेबल बनेगा, डेली बने या अल्टरनेट डेज पे बने, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मैनी बेस्ट विशेस फॉर यू। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।